नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, प्रतिदिन की तरह हम किसी न किसी राजनीतिक मुद्दे पर विश्लेषण लेकर आपके समक्ष हाजिर होते हैं। हमारा प्रयास होता है कि हम न पक्ष की बात करें, न सत्ता पक्ष, न विपक्ष की बात करें, बल्कि पत्रकारिता का जो पक्ष है, पत्रकारिता का पक्ष यह कहता है कि हर राजनीतिक दल, हर राजनीतिक घटना, हर राजनीतिक नेतृत्व का उसके गुण और दोष के आधार पर उसके कामों का विश्लेषण करना, और मैं यही करने का प्रयास करता हूं। अगर मेरा ये विश्लेषण आपको पसंद आता है तो फिर आपसे ये आग्रह होगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर नहीं पसंद आता है तो फिर किन कमियों के कारण आपको हमारी बातें पसंद नहीं आई, प्लीज अपना कमेंट आप अगर लिखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी मार्गदर्शन होगा। हमारा प्रयास एकदम होता है कि हम राष्ट्र के हित में, देश के हित में, जनता के बीच और जनता और राजनीतिक नेतृत्व दोनों के बीच की एक कड़ी बने। पत्रकारिता का मतलब होता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। इसकी मुख्य जिम्मेवारी है कि वो संविधान के अनुसार जो शासन के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों के गतिविधियों के बारे में जनता को जागरूक करता रहे। हम उसी भूमिका का निर्वाह करने का प्रयास करते हैं। तो आज हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो डेलीगेट्स, जो ऑल पार्टी डेलीगेशंस जो विदेशी धरती पर भेजे गए, दुनिया के विभिन्न देशों में 33 देशों में ये डेलीगेशन गया। 7 टीमें बनी थी इसके लिए, और वो टीम, उसकी भूमिका तय की गई थी सरकार के द्वारा कि जिस प्रकार से पहलगाम में घटना घटी, आतंकवादी घटना हमला हुआ, वहां जिस प्रकार का कुकृत्य आतंक पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों के द्वारा किया गया, उसके बाद जो भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई किया, आपको पता है 6 और 7 जून की रात्रि को भारत ने पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप्स पर हमला किया और उसको नेस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों देशों की तरफ से एग्रेशन हुआ। बाद में फिर 10 तारीख को उस पर युद्ध विराम लागू हुआ। लेकिन इस दौरान जो परिस्थितियां बनी, उस युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने दुनिया के अधिकतर देशों में, जिनमें अधिसंख्यक भारत के मित्र राष्ट्र थे और कुछ न्यूट्रल जो होते हैं, वो उन देशों में अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजता है। और उस प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहले होते हैं उस पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल की मैं बात कर रहा हूं। उसमें राजनेता कम होते हैं, अधिकारी और सेना अधिकारी, जो सेना के पूर्व अधिकारी रहे, ऐसे लोगों की संख्या अधिक होती है। उसके बाद भारत की सरकार ने भी ये फैसला किया कि हम एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में भेजेंगे, और उसमें सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में जो सदस्यों का चयन किया गया, उसके लिए पहले तो विभिन्न राजनीतिक दलों से नाम मांगा गया, लेकिन ये सरकार ने ये विशेष अधिकार अपने पास रखा कि किसी नाम का प्रस्ताव अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है तो सरकार अपनी तरफ से भी उस व्यक्ति को उस संसदीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने का अधिकार सरकार ने अपने पास रखा। उसी अधिकार का उपयोग करते हुए आपको पता है कि बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, वैसे नरेंद्र मोदी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि हर विपरीत परिस्थिति को भी अपने पक्ष में राजनीतिक मकसद से उसका कैसे उपयोग कर लिया जाए, इसमें महारत हासिल है। इसीलिए अब तक का इतिहास है कि नरेंद्र मोदी एक मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में अब तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो उस जो मैं बता रहा था कि प्रधानमंत्री ने इस विशेषाधिकार को अपने हाथ रखते हुए शशि थरूर, मैं कुछ नाम बता रहा हूं जिनको कि उनकी पार्टी ने जिनका नाम नहीं दिया था, शशि थरूर को प्रधानमंत्री मोदी ने चयन किया, और शशि थरूर की जो टीम थी, उस टीम को दुनिया का सबसे जो महत्वपूर्ण देश था, इस युद्ध में भी जो श्रेय लेने का प्रयास किया, अमेरिका, यूएसए, वहां जो टीम गई, इस टीम के पास भी 7 देशों में जाना था, तो ये टीम जो शशि थरूर के नेतृत्व में गई, उस टीम में
जो अमेरिका जाने वाली टीम थी उसका मुखिया शशि थरूर को बनाया गया। शशि थरूर ने अमेरिका में जाकर वहां के अधिकारियों के साथ, वहां के राजनयिकों के साथ भारत के पक्ष को मजबूती से रखा। और कई बार आपने अगर सुना होगा तो आपने देखा होगा कि शशि थरूर ने अपनी क्षमता का जैसा उपयोग किया उतना बेहतर उपयोग करने वाला शायद भारतीय संसद में बहुत कुछ गिने चुने लोग होंगे। उसके बाद शशि थरूर की टीम जाती है पनामा, शशि थरूर की टीम जाती है कोलंबिया। तो आपने देखा शशि थरूर की उपलब्धि को कि किस प्रकार से कोलंबिया की सरकार ने पाकिस्तान के पक्ष में बयान जारी किया था। पाकिस्तान की जमीन पर मारे गए आतंकवादी, जो कैंप पर भारत ने हमला किया उसमें जो लोग मारे गए थे, उन मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि और सहानुभूति प्रदर्शित करने वाला बयान कोलंबिया की सरकार ने दिया था। लेकिन शशि थरूर के वहां जाने के बाद उस बयान को वापस लिया कोलंबिया की सरकार ने और ये कहा, एडमिट किया कि नहीं, हमारी सरकार से गलत हो गई, मेरे पास मिस इन्फॉर्मेशन था। पनामा की सरकार ने, मैं उपलब्धि बता रहा हूं शशि थरूर की, पनामा की सरकार ने, पनामा की सरकार के समक्ष शशि थरूर ने कहा कि वो दिन चला गया जब वो समय महात्मा गांधी का समय था, जब एक गाल पे भारत को थप्पड़ लगती थी तो भारत दूसरा गाल बढ़ा देता था। भारत अब वो भारत नहीं रहा, भारत घर में घुसकर मारता है। ये बात शशि थरूर ने कहा। एक विपक्षी दल के सांसद होने के नाते शशि थरूर की ये भूमिका याद दिला रही थी अटल बिहारी वाजपेयी की उस भूमिका को, जब संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव लाया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने उस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए, उस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए उस समय के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था। तो शशि थरूर की भूमिका ने उस वाजपेयी की भूमिका की याद दिला दी। इसके अलावा कई और थे। असदुद्दीन ओवैसी, बहुत बेहतर भूमिका का निर्वाह किया ओवैसी ने। जिन ओवैसी को जाना जाता है जिस प्रकार के बयानों के लिए, उसके ठीक उल्टा विदेशी धरती पर जाकर एक भारतीय सांसद के रूप में जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार का के बयान, जिस प्रकार के कन्विंसिंग क्षमता का उपयोग असदुद्दीन ओवैसी ने किया, क्योंकि उनको भेजा गया था, जो उनकी जो टीम गई थी वो विशेष रूप से इस्लामिक देशों में गई थी। वहां जिस प्रकार से भारत के पक्ष को रखा ओवैसी ने, वो काबिले तारीफ था। प्रियंका चतुर्वेदी एक पार्लियामेंट्रियन है, शिवसेना की सांसद है और शिवसेना में भी उद्धव ठाकरे गुट का। यहाँ जो संजय राउत थे वो लगातार नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे थे, सरकार की भूमिका की आलोचना प्रतिदिन कर रहे थे। वहीं पर प्रियंका चतुर्वेदी विदेशी धरती पर जाकर भारत के पक्ष को बहुत ही मजबूती के साथ रख रही थी। सुप्रिया सुले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार की पुत्री ने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया विदेशी धरती पर, काबिले तारीफ था। ठीक है, राजीव राय समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जिस प्रकार का भूमिका का निर्वाह किया काबिले तारीफ है। मनीष तिवारी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, जबरदस्त उनकी भूमिका रही, विदेशिक मामलों के ज्ञाता भी है। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की भूमिका जबरदस्त रही और उससे भी जबरदस्त रहा उनके उस टीम के संसदीय दल के प्रतिनिधिमंडल के लौट कर आने के बाद प्रधानमंत्री की एक भूमिका, जिसकी चर्चा आज जो हमारा विश्लेषण है उसके केंद्र में वही है कि प्रधानमंत्री ने जितने भी सांसद गए थे प्रतिनिधिमंडल के रूप में, उन सबों को प्रधानमंत्री ने अपने निवास पर भोज में आमंत्रित किया। जब सभी लोग गए, कुछ लोग नहीं गए, जैसे असदुद्दीन ओवैसी जैसे सांसद नहीं गए, अभिजीत बनर्जी नहीं गए, लेकिन जिन लोगों ने गए उसमें कुछ प्रमुख चेहरों पर जो विपक्ष के थे, उन पर उनकी पार्टी के तरफ से बहुत ही जबरदस्त बुरी तरीके से हमला किया गया। जैसे शशि थरूर के बारे में कांग्रेस के जो प्रवक्ता है पवन खेरा, रणदीप सुरजेवाला, उदित राज, इन लोगों ने बहुत ही गलत आरोप लगाया। मनीष तिवारी की आलोचना की कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने।
शशि थरूर की बात होगी, प्रियंका चतुर्वेदी के बारे में तो संजय राउत ने कहा कि प्रियंका चतुर्वेदी अपना राज्यसभा का अगला टर्म फिक्स करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरबार में नतमस्तक होने गई थी। ठीक है। सुप्रिया सूले के बारे में कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कहा, टीवी चैनल पर कहा कि सुप्रिया सूले लगता है कि उनको अपने दादा अजित पवार की याद आ रही है और दोनों भाई बहन मिलना चाहते हैं। तो एक बात तो दो बातें इसमें मैं कहना चाहता हूं। एक तो सबसे पहले जो परंपरा टूटती जा रही है कि राष्ट्रहित के मामले में विदेशी धरती पर जो कोई भारत का प्रतिनिधिमंडल जाकर अपना प्रदर्शन करता है तो उस पर दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसमें दलहित नहीं बल्कि देशहित होना चाहिए सबसे पहला। और जिस प्रकार से ये विभिन्न दलों के सांसद जिनका मैंने नाम लिया, शशि थरूर, मनीष तिवारी, राजीव राय, सुप्रिया सूले और प्रियंका चतुर्वेदी, इन लोगों की पार्टियों ने जिस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की उससे एक बात तय हो गया कि ये भी नरेंद्र मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक था। मतलब नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार से विपक्षी दलों के घर में घुसकर उन सांसदों का चुनाव किया इसके लिए, प्रतिनिधिमंडल में जाने के लिए, और फिर उसका उपयोग भोज के दौरान और फिर उन सांसदों से जिस प्रकार का बयान दिलवाया जा रहा है। और गलती कहाँ हुई? गलती हुई विपक्षी दल के नेताओं से कि इन लोगों को समझ नहीं पाई और अलग प्रतिक्रिया देने लगी, पार्टी हित में, पार्टी के इंटरेस्ट में प्रतिक्रिया आने लगी। इससे ये सांसद और ज्यादा नरेंद्र मोदी के नजदीक होते जा रहे हैं और विपक्षी पार्टियों ने, जिसे हम कहते हैं ना कि बरबोलापन में अपना ही नुकसान कर लिया है। रणनीति बनाने में नरेंद्र मोदी की कोई सानी नहीं है, इस बात में कोई दो मत नहीं है कि हर विपरीत परिस्थिति का भी वो मैक्सिमम उपयोग कर लेते हैं अपने हित में भी, अपनी ब्रांडिंग के लिए, अपनी पार्टी के हित में, चुनावी राजनीति के लिए। जबकि विपक्ष का इतिहास रहा है कि सेल्फ गोल करने में माहिर है अपने देश में विपक्ष। तो एक बार इन परिस्थितियों को फिर से दोहराया गया और किस प्रकार की स्थिति रही उसको समझने के लिए एक बयान शशि थरूर का काफी होगा। शशि थरूर ने कहा कि अगर हम हर अच्छे कामों का भी विरोध करेंगे अगर, तो फिर जब हम गलत काम का विरोध करते हैं तो गलत काम के विरोध की गंभीरता खत्म हो जाती है। मतलब सरकार के अच्छे कामों का, देश के अच्छे कामों का हमें समर्थन करना चाहिए। अन्यथा जब सरकार गलत करेगी और तब हम विरोध करेंगे तो हमें भी सरकार उसी कैटेगरी में शामिल कर देगी और कहेगी कि देखो ये तो हमारे हर काम का विरोध करते हैं। तो जब हम गलत काम का भी विरोध करेंगे तो हमें ही गलत समझा जाएगा। ये बात समझाने का प्रयास शशि थरूर विपक्षी दलों को कर रहे हैं। शायद काश विपक्षी दल को ये बातें समझ में आती, वो समझ पाते कि विदेश नीति के मामले में, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। और इस पे एक बात और है, सरकार का पक्ष भी महत्वपूर्ण है। सरकार को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से ये इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का महिमा मंडन किया जा रहा है, तो इसमें उतना ज़्यादा चुनाव तो था नहीं, अभी आप चुनाव के समय कर लेते। लेकिन प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं में ये भय उत्पन्न करते हैं कि देखो हम तो अब जितनी भी हमारी माने एक तरह से हमारी सरकार की नाकामियां हैं उस पर पर्दा डालने के लिए हम इस प्रकार की घटनाओं का उपयोग कर रहे हैं, ऐसा दिखाते हैं जब बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री विशेष रूप से, तो विपक्षी दल के नेता, विपक्षी दल में भी हड़कंप मचता है, वो भी डर जाते हैं और फिर राष्ट्रहित पीछे छूट जाता है, सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। दोनों पक्ष जिम्मेवार हैं, कोई ज़्यादा कोई कम। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सरकार मजबूर करती है अगर विपक्ष को गलती करने के लिए, तो हर बार मोदी के चंगुल में फंस जाते हैं विपक्ष के लोग। और यही नरेंद्र मोदी और बीजेपी चाहती है कि विरोधी दल को, मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी को
भारतीय हित का विरोधी साबित किया जा सके और उसमें नरेंद्र मोदी बार बार सफल होते हैं, उसके पीछे इस प्रकार की बचकानी विपक्ष की हरकत भी जिम्मेवार है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।